हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट चैप्टर 16 क्लास 7 का जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और 16th लेसन है नेचुरल रिसोर्सेज। उसका आज हम सेकंड वीडियो देखेंगे, पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट रहेगा ये। तो इसमें देखेंगे हम मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज़ द लिक्विड फ्यूल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बरीड अंडरग्राउंड। अब एक लिक्विड फ्यूल है जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था, सी के अंदर जो सी ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड हो गए, वो बॉटम के नीचे जाकर बैठ गए और उन पर बहुत सी सैंड सॉइल कलेक्टेड हो गई और हाई प्रेशर से हाई टेम्परेचर से ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो मिनरल ऑयल में यानी लिक्विड फ्यूल में ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए। ओके, और इस तरह से मिनरल ऑयल बना। द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स। अब जो नीचे अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल वेल्स से। बड़े बड़े कुएँ खोदे जाते हैं और उनसे वो मिनरल ऑयल को बाहर निकाला जाता है। मिनरल ऑयल is found mainly in oil sands, shale, sandstone and limestone at the depth about 1000 to 3000 meters। 1 से 3 किलोमीटर के अंदर तक वो वेल खोदी जाती है और वो मिनरल ऑयल उससे निकाला जाता है और अलग अलग तरह से जैसे लाइमस्टोन सैंडस्टोन इनके अंदर वो बरीड रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। इसको पेट्रोलियम ऑयल भी कहा जाता है या तो क्रूड ऑयल भी कहा जाता है और वो उसका कलर है ग्रीनिश ब्राउन। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन टाइप। अब पेट्रोलियम ये अलग अलग कंपाउंड्स का बना है, मेनली इसमें हाइड्रोकार्बन रहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन इनका बॉन्डिंग रहेगा। इसके साथ ही उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी रहता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स एंड रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट्स। अब ये पेट्रोलियम या ऑयल से निकाला जाता है और उसका डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी उसको प्यूरीफाई किया जाता है। उसके प्यूरिफिकेशन के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स पड़ते हैं, जैसे कि एविएशन पेट्रोल, ये है प्योरेस्ट फॉर्म वो पेट्रोलियम का, यानी एरोप्लेन में जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसको एविएशन पेट्रोल कहा जाता है। गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नैफ्था, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, टार, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये पेट्रोलियम के ही सब प्रोडक्ट्स है। ओके, टार यानी कि डांबर, जो डांबर कोल टार बोलते हैं उसको, जो हम रोड पर डालते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि ग्रीस या तो फिर ऑयल पेट्रोल में डालते हैं लोग, कुछ गाड़ियों में पेट्रोल में लगता है, कुछ साइकिल के चेन्स में हम यूज़ करते हैं वो। दे आर यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइज। अब वो फ्यूल बोलकर ही भी यूज़ करते हैं हम, अलग अलग डाइज में भी उसको यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स में, परफ्यूम्स में और आर्टिफिशियल फाइबर्स के प्रोडक्शन में भी पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। It is found associated with petroleum in underground oil wells and in some place as a natural gas alone। अब ये पेट्रोलियम के साथ भी मिलता है या तो कभी कभी ये अकेला भी पेट्रोलियम के साथ तो मिलेगा ही, पर अलग से भी मिल जाता है नेचुरल गैस। और इसके मेन कंपोनेंट वही है हाइड्रोकार्बन, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सो ये है मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं इसको। फिर इथेन, फिर प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। Natural gas is formed from the remains of organisms buried deep underground and subjected to high pressure। ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पर मिनरल ऑयल में वो लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पर गैस फॉर्म में। वही है, हजारों साल करोड़ों साल हो गए डेड प्लांट एनिमल्स जो नीचे दब गए और उससे गैस जो निकली वो नेचुरल गैस कहलाई जाती है। दिस फ्यूल कैन बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय द मीन्स ऑफ अ गैस पाइपलाइन। और इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी किया जाता है, बड़े बड़े गैस पाइपलाइन से कैरी किया जाता है। बट इन द अब्सेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इट इज ट्रांसफॉर्म अंडर हाई प्रेशर। बट जहाँ पर पाइपलाइन नहीं जा सकती वहाँ पर इसको हाई प्रेशर के अंदर इसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। और जैसे कि CNG कंप्रेस नेचुरल गैस या तो फिर LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस। और इसकी वजह से गैस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम। CNG के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, वो ईजिली कैच करता है फायर को। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन आफ्टर कंबशन। जलने के बाद कोई भी सॉलिड वेस्ट बचता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटीज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत कम क्वांटिटी में ही उसका बाय प्रोडक्ट बनते हैं, यानी बचते हैं आखिरी में। अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर कोई तरह का पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता दूसरा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सिवा। कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। CNG को ईजिली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली, उसका कंबशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए, इसलिए इसको आइडियल फ्यूल भी कहा जाता है। उसके बाद है LPG। सो द डिमांड ऑफ फ्यूल
हैज़ इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ये जो फॉसिल फ्यूल अभी तक हमने देखा, वो फॉसिल फ्यूल नहीं क्या, हमारी डिमांड को पूरा तो कर रहा है, बट हमारी जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है ना। आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे गांव थे कुछ साल पहले, अब बड़े बड़े शहर बन गए हो। तो उसका मीनिंग क्या है कि लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या, तो वो बढ़ रहा है, पर फॉसिल फ्यूल ये थोड़ी बढ़ रहे हैं, ये तो लिमिटेड सप्लाई है। इसलिए क्या हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू मीट द इंक्रीज डिमांड। डिमांड को पूरा करना ये हार्ड जा रहा है ना। द लाइकलीहुड ऑफ दिस रिजर्व्स गेटिंग एग्जॉस्टेड नोन एज एनर्जी क्राइसिस। और ये रिजर्व खत्म हो रहे हैं, एग्जॉस्ट यानी कि खत्म होना, तो इसको एनर्जी क्राइसिस भी कहा जाता है, एक संकट बोला जाएगा इसको। एज द रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल नेमली मिनरल ऑयल एंड कोल आर लिमिटेड एंड द डिमांड इज इंक्रीजिंग, अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर कमिंग इनटू यूज। अब ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं, अब हम गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे, अब हमारी लाइन कैसी चलेंगी, तो इसलिए इसके अल्टरनेटिव, इसका दूसरा रास्ता भी हम ढूंढ रहे हैं और बहुत से यूज़ कर भी रहे हैं। हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, मिथेनॉल, वुड अल्कोहल, इथेनॉल और ग्रीन अल्कोहल, इथेनॉल को ग्रीन अल्कोहल भी कहा जाता है। ये कुछ अल्टरनेटिव फ्यूल हमको अभी मिले हैं, तो हम इसको भी यूज़ अभी कर रहे हैं, यूज़ में ला रहे हैं, बट अभी वो इतने कॉमन नहीं हुए, तो धीरे धीरे उसको कॉमन किया जा रहा है। उसके बाद है फॉरेस्ट रिसोर्सेस। So an extensive area of land covered by a variety of plants is called as forest. अलग अलग टाइप्स के प्लांट से कवर किया हुआ एरिया यानी कि फॉरेस्ट कहला जाता है। अ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ये एक नेचुरल हैबिटेट है, घर है। किसका घर है? प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और अबाउट 30% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। और अप्रॉक्सीमेट 30% एरिया ये लैंड का, ज़मीन का जो है हमारे वर्ल्ड पर, अर्थ पर, वो कवर है फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट बहुत ही प्रोटेक्टिव काम करता है और प्रोडक्टिव काम भी करता है, तो इसलिए हमें इसका प्रोटेक्शन करना होगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हम तो देखेंगे आगे फॉरेस्ट हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है वो देखेंगे। टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। ज़मीन के ऊपर अगर पानी बह रहा होगा, पूर आ गया होगा, सुनामी आ गई होगी, तो उसकी स्पीड कम करने का काम कौन करता है? फॉरेस्ट। और स्पीड अगर उसकी कम हो गई तो उसका डिस्ट्रक्शन रेट यानी कि जो तबाही वो मचाने वाला है वो तबाही क्या होगी? थोड़ी कम होगी। दूसरा वर्क है इसका टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब ज़मीन ये बहकर जाना या उसकी मिट्टी ये ख़त्म हो जाना। आप देखोगे क्या कहीं पर आपने ज़ोर से पानी डाल दिया, एक बकेट पानी, तो वहाँ की मिट्टी बहकर चली जाती है ऐसे, है ना। तो वो मिट्टी बहकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी यानी कि क्या है, वो प्लांट ग्रो होते हैं ना उसमें, और अगर वो मिट्टी बह के चली गई तो उसके न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेंगी नहीं। इसलिए फॉरेस्ट सॉइल इरोजन से बचाता है हमें, क्योंकि उससे पानी रुक जाता है, पानी की स्पीड कम हो जाती है। एक जगह आप एक काम करो, सिर्फ मिट्टी देखो और उस पर पानी डाल दो, मिट्टी बह जाएगी। पर अगर वही पानी आप घास पर डालो तो वहाँ पर से मिट्टी नहीं उड़ेगी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि सॉइल इरोजन से बचाता है हमें फॉरेस्ट। थर्ड इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है टू हेल्प पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। पानी की स्पीड अगर कम हो गई तो ज़मीन के अंदर पानी क्या होगा? मुड़ने लगेगा, जाने लगेगा, ज़मीन उसको पानी पी लेगी, और वो ज़मीन के अंदर पानी अगर चला गया तो वो दूसरे प्लांट्स को काम आएगा। हम ट्यूबवेल, बोरवेल, वेल्स या तो फिर छोटे छोटे तालाब, कुएँ ये हम खोद सकते हैं और उससे पानी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। टू कंट्रोल फ्लड्स को कंट्रोल करता है ये। टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, पानी की भाप होने से ये बचाता है। पानी भाप हो गया तो हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसको फॉरेस्ट बचाता है। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर है उनको बचाता है ना फॉरेस्ट। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर बैलेंस बनाए रखने का काम भी क्या करता है? फॉरेस्ट करता है। दस फॉरेस्ट हेल्प इम्प्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इस तरह से फॉरेस्ट क्या करता है? मेंटेन रखता है एनवायरनमेंट को और उसकी क्वालिटी भी बनाए रखता है। उसके बाद है इसके प्रोडक्टिव फंक्शन क्या है। ये तो थे प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोडक्टिव फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्टिव फंक्शन तो आपको पता ही होगा कि मेडिसिनल प्लांट्स का तो बहुत यूज़ है, जैसे अडुल्सा, कोल और कफ से बचाता है हमें, यानी इसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम। बेल का जो प्लांट है ये डायरिया से बचाता है। नीम, फीवर और कोल्ड, तबीयत खराब हो गई तो नीम का जो रस है वो भले ही कड़वा है पर पीने में फ़ायदेमंद है। पेरीविंकल ये कैंसर से बचाता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आता है। सिनेमन ये डायरिया और नौसिया इनसे बचाता है हमें। और सिंकोना ये मलेरिया में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद फॉरेस्ट हमें वुड भी देता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुड, ऑल्सो नोन एज फायर वुड,
जो स्ट्रांग वुड है, जो हम फायर वुड यानी जलतन बोलते हैं उसको, जलाऊ लकड़ियाँ, जैसे कि टीक, महोगनी, नीम, एकासिया, सुबाबुल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इससे हमको बेनिफिट मिलता है, ये हम जलाते हैं या तो इसका फर्नीचर में यूज़ करते हैं, फार्मिंग के जो चीज़ें हैं अलग अलग आर्टिकल्स है वो भी हम बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हम वुड का फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये भी हमारा एक अच्छी सी यूज़ है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट वेल्थ में बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे फाइबर्स, पेपर, रबर, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी आते हैं, जैसे चंदन हो गया, है ना, कुछ फूल हो गए, फ्लावर्स, तो ये सब हमारे काम के हैं। हमें ऑयल्स भी मिलते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास, वैनिला, केवड़ा, वेटिवर जिसको खस कहा जाता है, यूकेलिप्टस, सैंडलवुड, जो हमारे सोप बनाने में, परफ्यूम बनाने में, या तो कॉस्मेटिक बनाने में, या तो फिर अगरबत्ती जिसको इंसेंस स्टिक्स कहा जाता है वो बनाने में हम यूज़ करते हैं। और फ्रूट्स, बल्ब्स, रूट्स, हनी, सीलिंग वैक्स, कैटेचू और डाइज, ये सब बनाने में भी फॉरेस्ट हमें हेल्प करता है। तो इतना उसका प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों भी यूज़ हम करते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए। सो यंग ट्रीज शुड नॉट बी कट। जो ट्रीज यंग है, जो नए नए ग्रो हुए, जो 4-5 साल के ट्रीज होंगे, उनको कट नहीं करना चाहिए। मेनी मोर ट्रीज दैट आर कट डाउन शुड बी प्लांटेड एंड लुक्ड आफ्टर। जितने ट्रीज आप काट रहे हो, या तो जितने ट्रीज लोग काट रहे हैं, अगर वो एक ट्री काट रहे हैं ना, तो उन्होंने 2 ट्रीज लगाने चाहिए भी और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, फॉरेस्ट मेंटेन रहेगा, है ना, एनवायरनमेंट मेंटेन रहना चाहिए ना। जितने ट्रीज काट रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। द स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस, लॉज, रेगुलेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ लॉज बने हुए हैं कि अगर फॉरेस्ट को कोई हार्म पहुंचाता है, लकड़ियाँ अगर कोई तोड़ता है, लकड़ियों में से, जंगल में से कोई हार्म पहुंचाकर उसको लकड़ियाँ चुराता है, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर। और वो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ, 4-5 लोगों को अगर अच्छे से सज़ा मिल गई, तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से रूल्स को फॉलो करेंगे। इसलिए वो लॉज, वो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है ओशन रिसोर्सेज भी है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। सो ओशन ये लैंड के ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा एरिया कवर करता है। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशंस, सी वेव्स एट हाई एंड लो टाइड एंड ओशंस करंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या ओशन के जो वेव्स है, उनके वेव्स के डायरेक्शन में बड़े बड़े मोटर्स बिठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े टर्बाइंस बिठाए जा रहे हैं। जैसा ही वेव आती है वैसे वो टर्बाइंस घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। और वेव्स तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमें एनर्जी दे रहा है। लास्ट ईयर वी हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अब या तो याद नहीं होगा, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ क्लिप्स डालता ही हूँ वीडियो में। देयर आर रिजर्व्स ऑफ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सी वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी एंड बीनीथ द सी बेड टू। नेचुरल रिसोर्सेज भी है ओशन के नीचे। अभी देखे थे हमने मिनरल ऑयल, है ना, तो वो रिसोर्सेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सीज एंड ओशंस कॉल्ड एज मरीन रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमको सी से मिलते हैं या तो ओशन से मिलते हैं, उनको हम मरीन रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, अब ओशन से कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं या तो फिर बायो रिसोर्सेज कौन से मिलते हैं वो देखेंगे हम। साइंटिस्ट बिलीव दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशन वाटर। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, उन्होंने रिसर्च किया है क्या बिलियंस टन्स ये मिनरल्स ओशन के वाटर में डिजॉल्व है। देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ टिन, क्रोमियम, फॉस्फेट्स, कॉपर, जिंक, आयरन, लीड, मैग्नीज, सल्फर, यूरेनियम एट्सेट्रा। सो ये जितने भी नाम मैंने लिया उनके बहुत ही बड़े बड़े रिजर्व्स हैं ओशन के अंदर। इन द ओशन एंड सी बेड्स, ये सी बेड्स और ओशन के बीच में है, सभी जगह पर प्रेजेंट है ओशन के अंदर। वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स, कॉन्चेस, शेल्स एंड पर्ल्स फ्रॉम द सी। पिछले वीडियो में मैंने इनके फ़ोटो भी बताया है आपको और इनको मैंने एक्सप्लेन भी करके बताया है कि जेम्स हो गए, कॉन्चेस हो गए, शेल्स हो गए, पर्ल्स है, ये सी के अंदर से ही मिलते हैं हमें। और रियल पर्ल्स जो रहते हैं ना, दे आर इवन कॉस्टलियर दैन द गोल्ड, वो तो गोल्ड से भी महंगे होते हैं। देयर आर लार्ज स्केल रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एट द बॉटम ऑफ द सी। मिनरल ऑयल हो गया और नेचुरल गैस वो सी के नीचे तो मिलते हैं, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और इसके लिए ऑयल ड्रिलिंग करके गैस वेल से निकाला जाता है इनको।
और इंडिया के अंदर 1974 में सागर सम्राट ये ड्रिल किया था बॉम्बे हाई पर, और वहाँ से पाइपलाइन से हमें नेचुरल गैस ये प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है कुछ ओशंस के अंदर के मिनरल रिसोर्सेस है, उसमें है थोरियम जो एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, मैग्नीशियम जो फ्लैश बल्ब, हमारे कैमरा के अंदर जो फ्लैश बल्ब होता है उसमें मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है, पोटेशियम ये मेन इंग्रेडिएंट्स है सोप, ग्लास और फर्टिलाइज़र यानी खाद, ठीक है, ये बनाने के लिए, ओके। उसके बाद है सोडियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड पेपर और क्लॉथ के प्रोडक्शन में उसको बनाने के लिए सोडियम यूज़ किया जाता है। और सल्फेट ये आर्टिफिशियल सिल्क में यूज़ होता है, ओरिजिनल सिल्क बहुत ही रेयर होता है और मुश्किल होता है मिलना, तो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी सल्फेट अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। और ये सब हमें कहाँ पर मिलते हैं? ओशन के अंदर मिलते हैं। उसके बाद है इसके अंदर कुछ बायो रिसोर्सेज भी है, जैसे कि फ़िश, जैसे पॉम्फ्रेट हो गए, सियर फिश हो गए, श्रीम्स, पॉन्स, सो ये अच्छे सोर्स है विटामिन के, और इसलिए इनको प्रोटीन और विटामिन के सोर्स है, इसलिए इनको सी फूड में हम यूज़ करते हैं। ड्राइड श्रिम्प, बॉम्बे डक पाउडर, ये पोल्ट्री फीड के लिए और अच्छा खत, मैन्योर मतलब खत होता है, इनके लिए यूज़ किया जाता है। शेल्स ये मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, ऑर्नामेंट्स बोलकर यानी हम ज्वेलरी बोलकर भी इसको पहनते हैं, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फंजाई का यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, यानी बैक्टीरिया से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके लिए एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन मिलते हैं। शार्क और कॉड फिश ये एडिबल ऑयल रिच इन विटामिन ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये हमें मिलते हैं शार्क और कॉड फिश से। और फिर सी क्यूकम्बर्स ये ट्रीटिंग कैंसर एंड ट्यूमर्स, कैंसर और कैंसर के ट्यूमर्स, इससे लड़ने के लिए इसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। और बहुत सा ऑक्यूपेशंस भी, मरीन ऑक्यूपेशंस भी उससे रिलेटेड है। फिशिंग है जो मेन ऑक्यूपेशन है, साल्ट फार्मिंग है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी होता है, यानी कि सी में से ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सबसे ईजी वे है, यानी सबसे कम खर्चा लगता है इसमें, यानी एरोप्लेन, बस, ट्रक के अलावा ट्रांसपोर्ट अगर सी से किया हुआ है बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर तो वो कम खर्चे में होता है। सी टूरिज्म भी होता है जो जिससे फाइनेंशियल इनकम होती है, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा 16th लेसन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। इसकी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करना। वीडियो कैसा लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।